दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इससे पहले की एक वीडियो में हमने चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके विषय में, उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित, उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित चीजों को हमने समझा और जाना कि वो किस रूप में गांव, किसान, देहात से लेकर के उस दलित, पिछड़े सभी की बात करते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग में 29 मई क्योंकि उनकी पुण्यतिथि है, उसमें हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं चौधरी साहब की राजनीतिक और आर्थिक विमर्श को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनका जो बौद्धिक विमर्श है, जो सामाजिक विमर्श है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है या उस पर चर्चा नहीं होती है, वो जानबूझकर छोड़ दिया जाता है या किसी सोची समझी रणनीति का वो एक हिस्सा है और उनके महत्व को दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है। इन सब प्रश्नों की हम पड़ताल करेंगे। आज हमारे साथ हैं राजनीति विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय छपरोली के प्रतीत सर। ये यहाँ पर वर्तमान में प्राचार्य हैं और राजनीति विज्ञान विभाग के अध्येता हैं। तो हम उनसे जानेंगे क्या चौधरी चरण सिंह जी के जो बौद्धिक विमर्श को लेकर के उनके लेख हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उन पर चर्चा नहीं होती। इसका क्या कारण है कि उनको कहीं ना कहीं जानबूझकर या किसी भी वजह से छोड़ दिया जाता है? इस पर सर आप एक बार प्रकाश डालिए। सुमित भाई, बहुत ही अच्छा आपका एक प्रश्न है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि अछूता है एक प्रकार से अकादमिक क्षेत्र में, और इस पर छात्रों के बीच में भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको संस्मरण के माध्यम से आप अपनी बात शुरू करूंगा। लंदन यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल स्कूल ऑफ अफ्रीकन स्टडीज में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टीजे बायर्स। जब चौधरी साहब का देहावसान हुआ तो उन्होंने उन पर एक पुस्तिका लिखी 88 पेज की, 88 पेज में, चौधरी चरण सिंह एन असेसमेंट। तो वो अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी टेबल पर चौधरी साहब की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर। ये 82 में पब्लिश हुई थी। तो उस पुस्तक को देखकर वो कहते हैं कि मेरा एक बीए ऑनर्स का स्टूडेंट आता है और पुस्तक को देखकर कहता है कि क्या ये वास्तव में चरण सिंह ने लिखी है। इसका मतलब ये था कि जो बौद्धिक विमर्श है, जो संभ्रांत वर्ग का या जो संभ्रांत वर्ग की जो उस समय का जो मीडिया है, वो चौधरी साहब के इस प्रकार का जो रचनात्मक काम थे, जो उनका बौद्धिक काम था, वो उससे या तो अनभिज्ञ था या वो जानबूझकर उसको छुपाते थे। एक चौधरी साहब की प्रामाणिक जीवनी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल आर ब्रास के द्वारा लिखी गई। उन्होंने भी इस बात की चर्चा की, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा अपने राजनीतिक जीवन के दौरान जो पंपलेट लिखे गए, जो लेख लिखे गए अखबारों में और जो पुस्तकें लिखी गई, उसमें भारत के विकास की जो वैकल्पिक योजनाएं थी, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा जी से कहीं बेहतर योजनाएं प्रस्तुत की गई थी उनके द्वारा अपनी पुस्तकों में और अपने लेखों के माध्यम से। लेकिन उनके बारे में सामाजिक विमर्श या आपका अकादमिक विमर्श जो है वो बहुत ही उसमें कम विमर्श किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वो अपनी बातों को लेखों के माध्यम से रखते थे। 1937 में जब वो धारा सभा के मेंबर बने तो 1938 में पहली बार वो अपना एक निजी विधेयक को तैयार करते हैं और कृषि उपज विपणन बिल, उसको धारा सभा में प्रस्तुत करने से पहले वो हिंदुस्तान टाइम्स जो दिल्ली संस्करण है उसमें 31 मार्च और 1 अप्रैल उसमें 2 लेख लिखते हैं। पहले लेख में वो बताते हैं कि कल्टीवेटर लूजेस 15% थ्रू लेवीज, यानी कि अगर किसान अपनी उपज को लेकर मंडी में जाता है तो विभिन्न प्रकार के जो कर लगते हैं उसके माध्यम से ही वो 15% जो है वो लेवी के माध्यम से कम कर हो जाता है। फिर वो इस समस्या को व्याख्या करते हैं 1 अप्रैल का जो उनका लेख है हिंदुस्तान टाइम्स में, दिल्ली संस्करण में। फिर वो बताते हैं कि प्रपोज्ड रेगुलेशन क्या होगा, यानी कि इसको इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से वो अपनी बात रखते हैं। फिर 1938 में ही अप्रैल में वो एक बिल और तैयार करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन बिल। इस बिल को तैयार करने के बाद फिर वो जो नेशनल हेराल्ड प्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक बड़ा प्रसिद्ध समाचार पत्र था, उसमें फिर दो लेख लिखते हैं हम अपने उस विधेयक को लेकर। पहला लेख जो होता है का जो शीर्षक था वो था लैंड टू द वर्कर्स, और दूसरा जो लेख लिखा उसमें नेशनल हेराल्ड में उसका था कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका एक निश्चित सीमा से अधिक लाभकारी विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इसके माध्यम से वो ये भी बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है और जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करना है।
इसी प्रकार 1938 में ही एक बिल और तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। वो किसानों के लिए जो ऋण मुक्ति मोचन बिल, यानी कि आपको ऋण से किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है, उसके संबंध में भी फिर वो 2 लेख लिखते हैं नेशनल हेराल्ड में। तो अपनी बातों को जो बात कहते हैं उसके वो पहले उसको समाचार पत्रों के माध्यम से वो प्रसारित भी करते हैं, आंसर भी देते हैं। इसी प्रकार 1948 में जब जमींदारी उन्मूलन समिति जो अपनी अनुशंसाएं करती है और उसकी आलोचनाएं की जाती है जमींदारों के द्वारा और अन्य वर्गों के द्वारा, तो चौधरी चरण सिंह जी फिर एक लेख लिखते हैं कि जमींदारी एबॉलिशन इन यूपी क्रिटिसिज्म आंसर्ड। तो फिर उसके माध्यम से जो आलोचनाएं की गई है उनका जवाब फिर उन्होंने लेख के माध्यम से दिया है। लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में सहकारी कृषि को लागू करना चाह रहे थे, नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, तो चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेसी थे, वो भी राज्य स्तर के उस दौर में, कि जिसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रस्ताव था सहकारी कृषि का, तार्किक रूप से और बिंदुवार उसका खंडन किया और बताया कि ये भारतीय जो परिवेश है उसमें किस प्रकार से ये उस सहायक सिद्ध नहीं होगी बल्कि इसके दुष्परिणाम होंगे। और इसके लिए फिर उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, भारत में ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है। इसका जो पुस्तक का नाम था वो जॉइंट फार्मिंग एक्स रेड। और ये वो बुक है कि इसका बाद में 1964 में इसका फिर जो द्वितीय जब संस्करण आया तो उन्होंने इसका नाम बदला इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, 1964 की बुक है। तो इस प्रकार वो अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से अपनी बातों को जनता के समक्ष भी रखते हैं, पब्लिक डोमेन में रखते हैं कि जो वो बात कहना चाहते हैं कि वो स्पष्टता लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इसी प्रकार से जब जमींदारी उन्मूलन कर रहे थे तो जमींदारी उन्मूलन कानून को लोगों को समझाने के लिए लखनऊ रेडियो से लगातार उनके द्वारा टॉक की जाती थी, उनके द्वारा नुक्कड़ नाटक कराए गए। तो इस प्रकार से वो अपनी बातों को कहने के लिए पब्लिक को समझाते हैं और अपने लेख लिखते हैं, पुस्तकों के माध्यम से कहते हैं। उनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो पुस्तक है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स काजेज एंड क्योर। ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जब छात्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ाया जाता था तो उसकी एक रेफरेंस बुक रही है। ये हमारे पास पुस्तक है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। तो ये उन्होंने 1982 में पब्लिश हुई थी और जब वो जेल में थे आपातकाल के दौर में तब इसकी पांडुलिपि तैयार कर रहे थे। तो इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की समस्याएं क्या थी। जैसे वो कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो 4 प्रकार की समस्याएं हमें विरासत में मिली। उन्होंने कहा गरीबी, बेरोजगारी, आय की विषमताएं और एक देश के लोगों में कठिन कार्य ना करने की प्रवृत्ति। बाद में वे कहते हैं कि कालांतर में धीरे धीरे आते आते इसमें एक और जुड़ गई, वो है राजनीतिज्ञों में और सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति। इस बात की चर्चा उन्होंने की है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये जो बीमारियां हैं इनके कारण क्या है, केवल चर्चा ही नहीं करते, विश्लेषण ही नहीं करते कि समस्या क्या है, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि इनका निदान क्या है और इनके निदान का रास्ता वो बताते हैं गांधीवादी रास्ता। ये एक पुस्तक है चौधरी साहब की, गांधीवादी रूपरेखा भारत की अर्थनीति, जो इंग्लिश में उनके द्वारा लिखी थी, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी गांधीयन ब्लूप्रिंट। तो उनका एक कहना ये था यदि भारत को विकास के रास्ते पर रखना है तो हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना होगा। तो ये पुस्तक जो है यदि हम उनकी आर्थिक विचार है तो ये पढ़ना चाहिए और इसी में उनका जो बौद्धिक विमर्श है, इन किताबों में ही वो बौद्धिक विमर्श उनका समाया हुआ है। एक पुस्तक और है उनकी जो उनके द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये लैंड रिफॉर्म इन यूपी एंड कुलक्स। दरअसल जमींदारी उन्मूलन कानून जब बनाया गया तो उसमें जो साम्यवादी थे, समाजवादी थे, उनके द्वारा चौधरी चरण सिंह जी पर एक आरोप लगाया गया कि वो कुलक वर्ग, कुलक जो होता है दरअसल ये एक रशियन वर्ड है जी, तो भारतीय संदर्भ में इसका मतलब है धनी किसान जी। तो चौधरी साहब पर यह आरोप लगाया गया कि जो जमींदारी उन्मूलन है और जो भूमि सुधार कानून है वो जो है वो केवल धनी किसानों के और मध्यम दर्जे के किसानों के हित में बनाया गया है, जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, वो उनके हित में नहीं है। तो वो जो उनकी आलोचनाएं हैं उन आलोचनाओं का जवाब इस पुस्तक के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया है। तो जो बातें उन्होंने कही है, जो बातें उनके द्वारा क्रियान्वित की गई है, वो सारी पुस्तकों के माध्यम से उनके द्वारा कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है शिष्टाचार। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर आपको किस मौसम में क्या खाना है, आपको कौन से वस्त्र पहनने हैं, अपने शरीर की देखरेख कैसे करनी है, सामाजिक संबंधों में हमें किसके साथ कैसे ताल्लुकात करने हैं, इसमें यह बताया गया कि हम अभिवादन कैसे करें,
जैसे इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि नमस्ते और नमस्कार जो शब्द हैं वो हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए, वो इस शिष्टाचार नामक पुस्तक में दिए गए हैं। तो इस संदर्भ में चौधरी साहब ये कहते हैं कि सामान्यतः नमस्ते शब्द जो है वो हमें अपने बड़ों के साथ प्रयोग करना चाहिए, और नमस्कार शब्द जो है यदि सामूहिक रूप से कोई बैठे हो, हमारे समकक्ष हो, तब हम वहां नमस्कार कहें। तो नमस्कार हमें अपने बड़ों के साथ हमें नमस्कार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब ये भी बताते हैं कि यदि कोई रास्ते में चला हुआ आ रहा है, जो बैठा हुआ है, तो उसमें किसको नमस्ते करनी चाहिए, जो जो पैदल है और जो किसी वाहन पे है उनमें से किसको नमस्ते करनी चाहिए। इसमें ये भी बताया गया, जैसे कई बार ये हमारे सामने भी एक बार दुविधा हुई कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु के साथ चल रहा है तो वो कैसे कैसे चले उनके साथ, उनके आगे रहे या उनके पीछे रहे, उनके दाएं रहे या उनके बाएं रहे। तो चौधरी साहब ने बताया कि शिष्य को सदैव अपने गुरु के बाएं हाथ की तरफ रहना चाहिए, और अगर बाएं हाथ की तरफ ना चल सकता तो उनसे पीछे 2 या 3 कदम रहे। तो इस प्रकार की चर्चा की गई। स्त्री और पुरुष के पति पत्नी का आपसी संबोधन कैसा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और बताई अभिवादन के संबंध में चौधरी साहब ने इस पुस्तक में, कि यदि स्त्री और पुरुष के बीच अभिवादन का प्रचलन है, वो समकक्ष है, तो पुरुष का नैतिक दायित्व है कि वो महिला को पहले नमस्ते करे। अभिवादन का जो दायित्व है वो पहला पुरुष का है। तो ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है। पुस्तक और बहुत महत्वपूर्ण है उनकी, और वो उनके जो विमर्श अभी आपने कहा जी, सामाजिक चिंता, सामाजिक विमर्श की बात, सामाजिक विमर्श, जी सर, हाँ, वो भी अधूरा है चौधरी साहब का, उस पर चर्चाएं कम की जाती है। दरअसल अगर आप 1960 का दशक ही देखें, और एक बार पंडित जी ने खुद चौधरी साहब को कहा कि एक बार चरण सिंह जाटपन दिखा रहा है, और चौधरी साहब को जो संभ्रांत मीडिया है, और जो उस समय का कांग्रेस का जो लीडरशिप थी उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी, वो उनको जाट लीडर कहकर संबोधित करती थी, और जो उन पर आरोप लगाए गए हैं इस पुस्तक में उनका जवाब दिया गया है। जातिवादी कौन, एक विश्लेषण, ये पुस्तक लिखी गई है चौधरी साहब के द्वारा, अपना नाम दिया, एक दृष्टा के नाम से ये लिखी गई है कि जो हमने अभी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया पुस्तक की चर्चा कर रहे थे, उसमें एक परिशिष्ट है जाति के नाम से। उसमें वो ये बताते हैं कि जाति जो है ये भारत की सबसे विभाजनकारी संस्था है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदुस्तान के पतन का और गुलामी का कोई एक मुख्य कारण है, और कोई मुझसे पूछे तो मैं उसमें उसे जो है जातिवाद को बताऊंगा। तो जातिवाद वो ये मानते थे, वो मूलतः आर्य समाजी थे, और पूरे जीवन भर उन्होंने जातिवाद का और जातीय संगठनों का इनका विरोध किया। लेकिन विडंबना ये है कि उनको संभ्रांत मीडिया के द्वारा, कांग्रेस के बड़े लीडर के द्वारा उन्हें एक जाट लीडर के रूप में इंगित करने की प्रवृत्ति रही है। वो उसके राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं। तो मैं अब आपसे ये चर्चा कर लूं कि वो उन्होंने जो जातिवाद है उसको समाप्त करने के लिए और भारत में एक जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे हो, उसके लिए भी उन्होंने चर्चा की अपनी इस पुस्तक में भी, और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया का जो परिशिष्ट है उसमें इसकी चर्चा की है। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो 1938 में विधायक थे तो उनके द्वारा कांग्रेस विधानमंडल के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, और उन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और जो लोक सेवाएं हैं, जब उसमें आवेदन कराया जाता है तो उसमें जो उम्मीदवार है उससे उनकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। जी। और उन्होंने कहा कि इसमें केवल एक अपवाद हरिजनों के लिए होना चाहिए कि वो हरिजनों की जाति पूछी जा सकती है, लेकिन अन्य किसी की भी जाति पूछी नहीं जानी चाहिए। जी। फिर 1948 में उनके प्रयासों से ही ये कानून बना कि जो पट्टे हैं जमीन के या जमीन का जो रिकॉर्ड्स है उसमें जो भूस्वामी है उसकी जाति दर्ज ना की जाए। ये भी चौधरी साहब के प्रयासों से ही किया गया। फिर 1949 और 1953 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी, वो उनको लेटर भी लिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, और बहुत देश में जो शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है वो विभिन्न प्रकार की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा चलाई जा रही है, उनके नाम जातियों के आधार पर हैं और उन जाति विशेष के द्वारा ही उनको संचालित किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जाति पर आधारित जो नाम है संस्थाओं के, ये बालकों की जो प्रवृत्ति है, बालकों की जो मनोवृत्ति है उसको संकीर्ण करते हैं, और इसमें कुछ जिन जातियों के नाम से वो स्कूल होता है वो दूसरी जाति के बच्चों पर श्रेष्ठता की वो मन में भावना रखते हैं। तो वहां से वो ये कहते हैं कि इससे बालकों के मन में जाति को लेकर एक विभाजन की प्रवृत्ति पैदा होती है। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो राज्य के द्वारा अनुदानित है उनका अनुदान बंद कर देना चाहिए जब तक कि वो अपना जाति का नाम परिवर्तित ना कर दे।
लेकिन इसका अब मैं आपसे बताऊं, 1953 में जब वो लेटर लिखते हैं, ये इसमें दिया हुआ वो लेटर, जी तो वो ये कहते हैं कि भाई इस प्रस्ताव का जो विरोध किया गया, वो विरोध जो है तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उनके द्वारा विरोध किया गया। हाँ लेकिन उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस विधानमंडल दल था उसके द्वारा जो कार्य समिति बुलाई गई थी, हाँ, कांग्रेस कार्य समिति, उसकी बैठक में ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया बहुमत से। और उसमें ये कहा गया कि कोई भी कांग्रेसी किसी भी जातिवादी संगठन का सदस्य नहीं होगा। हाँ, इसमें एक प्रस्ताव और ये था, सॉरी, कि शिक्षण संस्थाओं का तो नाम परिवर्तित करना ही है। फिर दूसरा ये था, चौधरी साहब ने ये कहा कि यदि हमें जाति जैसी विभाजनकारी संस्था का उन्मूलन करना है तो हमें जातीय संगठनों के निर्माण को हतोत्साहित करना होगा। दूसरे, किसी भी राजनीतिज्ञ को ये अनुमति ना हो कि वो जातीय संगठनों की सदस्यता ले या उनके सम्मेलनों में सहभागी हो। तो ये इस प्रकार का प्रस्ताव उन्होंने उनको पंडित पंत जी को लिखा, और वो कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में वो प्रस्ताव बहुमत से पारित भी हुआ। उसका बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन व्यवहार में कांग्रेसियों के द्वारा ही उसका जो है उल्लंघन भी किया गया। इस पुस्तक में वो पंडित नेहरू जी को भी कहते हैं कि पंडित नेहरू जी कई बार कश्मीरी पंडितों के सम्मेलन में जाते हैं, और भी जो कुछ कांग्रेसी है उनको भी उसमें सम्मेलनों की बात की है। और चौधरी साहब ने एक बात और कही, इस बात को उनका वो खुद स्वीक मानते थे कि भाई मुझे जाट नेता के रूप में प्रचारित करते हैं कांग्रेसी, और कुछ मीडिया घराने भी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर न तो मैं जाट किसान में जाति में पैदा हुआ हूँ, जाट किसान के यहाँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी जाट संगठन में, जाटों के संगठन में, जाटों की सभा में कभी उसमें मैंने भाग नहीं लिया। दूसरे, उन्होंने एक बात और कही कि लखावटी में एक जाट कॉलेज था उस दौर में, और एक बड़ौत में जाट कॉलेज था उस दौर में, जाट कॉलेज के नाम से संस्थाएं थी। तो जब उनके द्वारा 1927 में अपनी शिक्षा 26 में शिक्षा पूरी कर ली जाती है, तो वहां के प्रधान अध्यापक दोनों स्कूलों से, और एक जगह प्रधानाचार्य का उनको ऑफर किया जाता है पद। तो चौधरी साहब ये लिखते हैं खुद ही कि मेरे द्वारा उन संस्थाओं के प्रधान अध्यापक और उप प्रधान अध्यापक का पद इसलिए स्वीकृत किया गया क्योंकि उनके नाम जाति विशेष के आधार पर थे। जी तो ये मतलब उनके उनके विचार थे, जो मानते थे कि ये जातिवादी संस्थाएं, जो जातिवाद है, इसको कैसे दूर किया जाए। एक और उनका बड़ा क्रांतिकारी विचार है जातिवाद के उन्मूलन के संबंध में, और आप ये देखेंगे कि दो तरीके हैं, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और एक गांधी जी का है। गांधी जी जब ये कहते हैं कि जो स्वर्ण है या ऊंची जाति के लोग हैं, उनका मन जो है परिवर्तित हो जाए या सभी कार्यों को समान मान लिया जाए, तो ये जो भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिसे हम जो है रेडिकल मानते हैं, उसका मतलब ये है कि रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए। रोटी का तो हो सकता है लेकिन बेटी का नहीं होता। तो चौधरी साहब के द्वारा 22 मई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक लेटर लिखा जाता है, और उससे पहले वो पंडित पंत जी को भी लेटर लिख चुके होते हैं इस बारे में जी कि यदि आपको जाति जैसी विभाजनकारी संस्था का उन्मूलन करना है तो हमारे समाज में अंतर जातीय विवाह होने चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि यदि इसमें सरकार अपनी भूमिका निर्वहन नहीं करती, कोई कानून नहीं बनाती संदर्भ में, तो ये हजारों साल से जो प्रक्रिया चल रही उपदेश की, महात्मा बुद्ध और हमारे गुरुओं के समान है, तब ये केवल उपदेश मात्र बनकर रह जाएगी। तो चौधरी साहब ने ये कहा कि इसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाना चाहिए कि हम संविधान में संशोधन करें या कानून बनाएं कि जो राजपत्रित पद हैं, चाहे वो प्रदेशों में हो चाहे संघ सरकार के अंतर्गत हो, उसमें उन लोगों की ही नियुक्ति की जाए जो अंतरजातीय विवाह करने के लिए तैयार हो। जी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उनके द्वारा सुझाव, एक बहुत लंबा चौड़ा वो है, ये पत्र है। इसमें वो जाति की जो दुष्प्रभाव है वे भी बताते हैं, और फिर ये बताते हैं कि यदि जब हम इस प्रकार के वो कर लेंगे, मतलब अंतरजातीय विवाह होंगे, तो किस प्रकार से हम जाति नामक संस्था का उन्मूलन कर सकेंगे। और वो 1900 वो जो थे जातियों की संख्या बताते हैं, मैं मेरे एक्चुअल में भी याद नहीं, वो कहते हैं कि यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था कर लें तो हमें केवल एक जगह ही तो प्रतिबंध लगेगा कि हम अपनी जाति में विवाह नहीं कर रहे, अन्य तमाम जाति जो है, हजारों जातियां हैं, 2-2.5 हजार के आसपास, उनमें हम जाति के विकल्प खुले हुए हैं। क्योंकि नेहरू जी के द्वारा एक तर्क दिया गया, नेहरू जी के द्वारा एक लेटर लिखा गया था चौधरी चरण सिंह जी 27 मई 1954 को। उसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रिय चरण सिंह, मैं आपके जो जाति के संबंध में विचार है मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं, और हमारा सबका मानना है कि जाति जैसी विभाजनकारी संस्था का समान से उन्मूलन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि विवाह जो है ये व्यक्तिगत चयन का मसला है,
तो हम व्यक्तिगत चयन की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते। तो यहाँ नेहरू जी खैर अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब उससे फिर सहमत नहीं होते और फिर अपनी अपनी बात कहते हैं कि भाई व्यक्तिगत चयन केवल एक जाति तक ही वो सीमित हो रहा अभी तो, और अब तक तो जब हम जाति जैसे संस्थाएं तो तब हम कहते हैं कि हमारी शादी उसी जाति में होनी चाहिए। तो यहाँ स्वतंत्रता का विकल्प कहाँ है? स्वतंत्रता तो तब होगी जब अपनी में तो प्रतिबंध लग जाए और दूसरों में हमें करने की स्वतंत्रता हो। तो कितनी जातियां हमारे सम्मुख रहेगी। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा जातिवाद को लेकर, उन्होंने कहा कि जो धर्म परिवर्तन हुआ अतीत में उसका एक कारण जातिवाद भी है। और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया में वो हर्बर्ट रिजले की जो पुस्तक है पीपुल्स ऑफ इंडिया, उसका डाटा देते हैं कि 1881 में पंजाब प्रांत की जो जनसंख्या थी वहां जो हिंदू जाट थे वो इतने थे, और 1931 में जब लास्ट जाति जनगणना होती है तब उनकी संख्या घट के वो 44% पे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस दौर में तो भाई मुस्लिम शासक भी नहीं थे, ब्रिटिश शासन था, तो ये परिवर्तन क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये जो जाटों के प्रति जो शोषणकारी और जो विभाजन जो असमानता का व्यवहार था पंजाब प्रांत में उच्च जातियों के द्वारा, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कुछ ने मुसलमान धारण कर लिया, कुछ सिख बन गए। तो इसको वो धर्म परिवर्तन का भी एक कारण मानते थे और उसकी बाकायदा चर्चा की है और बाकायदा डाटा की चर्चा की। जी सर। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो चौधरी साहब को एक प्रकार से जातीय रूप में नेता के तौर पर प्रचारित किया गया, लेकिन यदि हम उनके काम देखेंगे, जैसा यदि आप लोग देखेंगे कि जमींदारी एबोलिशन है और उससे पहले जो विलेज आबादी एक्ट में परिवर्तन किया उससे लाभान्वित कौन हुए? वे लोग वे जो हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोग थे। 18% हरिजन के लिए उनके द्वारा रिजर्वेशन किया गया, जब पटवारियों की भर्ती की गई है बाद में, जिनको लेखपाल नाम दिया गया है। उनके द्वारा कभी भी शिक्षण संस्था का पद ग्रहण नहीं किया जाति के नाम पर थी। और एक महत्वपूर्ण बात, ये केवल बात ही नहीं की, या 1967 में जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनके द्वारा इस संदर्भ में पहला कदम उठाया जाता है कि जो शिक्षण संस्थाएं जातियों के नाम पर संचालित की जा रही है, जिनके नाम जाति पर आधारित है, यदि उन्होंने अपने नाम परिवर्तित नहीं किए तो उनका सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाएगा। आज आप यदि बड़ौत में जाएंगे, हमारे नजदीक ही है, तो जाट कॉलेज का नाम, जिसका जाट वैदिक कॉलेज नाम हुआ करता था, उसका जनता वैदिक। आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे तो उसका चौधरी छोटू राम के नाम से वो एग्रीकल्चर कॉलेज है। लखावटी का जो कॉलेज है उसका भी वो उनके जो संस्थापक है उनके नाम से। तो मतलब ये हम व्यवहार में भी देखते हैं कि जो उनकी कथनी है और जो उनकी करनी है उसमें कार्य में कोई भी द्वैत नहीं है, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। और आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसा ही था कि यदि उन्होंने किसानों के लिए कोई बात की तो जैसे ही उनके पास सत्ता आई उन्होंने उस कार्य को लागू करने की पूरी कोशिश की। इस बारे में जो उनकी प्रामाणिक जीवनी लिखते हैं पोलार ब्रास, वो 3 वॉल्यूम में है। उन्होंने ये कहा कि चौधरी साहब ने सत्ता के लिए लगातार सत्ता के लिए उन्होंने कोलिएशन किए और वो सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जो सिद्धांत थे ग्रामीण विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर, वे सिद्धांत और वे आदर्श कभी भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। जब भी उन्हें सत्ता प्राप्त हुई तभी उन्होंने अपने उन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने की कोशिश की। और इसीलिए आप उनकी एक उक्ति और है, वो कई बार प्रचारित भी की जाती है कि देश के किसानों को अपनी एक आंख मेड़ पर रखनी चाहिए और एक आंख लखनऊ की गद्दी पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम राजनीतिक सत्ता में सहभागिता के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे पास सत्ता होगी तो जो हमारे देश को विकास करने का जो विजन है, जो योजनाएं हैं, उन्हें हम कब लागू कर पाएंगे? हम उन्हें तभी लागू कर पाएंगे जब हमारे पास सत्ता होगी। तो इसलिए वो किसानों से कहते हैं कि जब आपकी समस्या तब दूर होगी जब आप अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनकर आप विधानसभाओं में, देश की संसद में भेजेंगे। तो ये उक्ति उनकी यहाँ सार्थक होती है और वो इसीलिए कहते हैं कि जो किसान है, मजदूर है, उसको अपनी सहभागिता बढ़ानी चाहिए राजनीतिक सत्ता में। तो इस प्रकार का उनका जो ये बौद्धिक विमर्श है और उनके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक दुनिया में किसान है और दुनिया में एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि है, तब तक उनकी सार्थकता भी है और तब तक उनकी प्रासंगिकता भी सदैव बनी रहेगी। जी, आपने सर ये बहुत विस्तार से बताया और जातिवाद को लेकर के लगातार उन पे इस तरह का ये एक आक्षेप लोग लगाते हैं, खासतौर से जो प्रतिपक्षी नेता हैं कि भाई वो एक विशेष जाति के नेता रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वर्तमान की अगर हम बात करें, जो हमारी केंद्र सरकार है वो एक जाति जनगणना का उन्होंने मुद्दा उठाया और लगभग वो जाति जनगणना की ओर है।
तो क्या चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के विपरीत हम जा रहे हैं, जहां एक ओर हम जाति समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरी ओर हम जातियों की जनगणना कर रहे हैं, और जहां तक पारिवारिक स्थिति की बात है चौधरी साहब के खुद की, तो उस पर एक तरह से आप संक्षेप में एक टिप्पणी दे सकते हैं कि उनकी अपनी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, कैसे वो जाति विहीन रही, और शिक्षा का स्तर जो परिवार में रहा शुरू से चौधरी चरण सिंह जी से लेकर वर्तमान तक, एक आप संक्षेप में उसमें थोड़ा सा बताइए। देखो सुमित जी, अगर चौधरी साहब के परिवार की बात करें, अभी हमने कहा कि वो अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे जी। तो चौधरी साहब की, जहां तक मुझे याद है, उनकी एक बेटी का भी अंतरजातीय विवाह हुआ जी। और अगर मेरा अनुमान सही है तो बाद में जो पीढ़ी है वहां भी अंतरजातीय विवाह हुए हैं, तो उन्होंने उसको खुले मन से स्वीकार किया है जी। और अब मैंने आपसे चर्चा की है कि उन्होंने सदैव जो जाति जैसी पतनकारी या विभाजनकारी संस्था है उसका सदैव विरोध किया है और जो उनके विचार थे जाति के बारे में और जो उनके द्वारा कदम उठाए गए, यदि उनको अन्य राजनेताओं का इस बारे में समर्थन मिलता तो वो जरूर इस जातिवाद का जो जहर है ये कम होता। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब देश में पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, लोग साक्षर हो रहे हैं तो जातिवाद या जाति जैसी संस्था का प्रभाव कम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये राजनेताओं में तो घुस ही गया है, ये लोक सेवकों में भी ये जातिवादी जो जहर है ये लोक सेवकों तक भी फैल रहा है। ये बात उन्होंने जब ये पुस्तक लिख रही थी, ये इस पुस्तक में चर्चा की है उन्होंने लोक सेवकों की भी, तो इस बारे में उनकी मतलब बड़ी सटीक चर्चा की गई है। जी जी। इसके बारे में एक सर, मैं बीच में आपको रोकते एक चर्चा ये भी आती है कि चौधरी साहब को जो शिक्षा के प्रति जो एक ललक थी कि शिक्षा से ही सारी चीजें, सर्वांगीण विकास व्यक्ति का हो सकता है, और आज से कई दशक पूर्व एक चर्चा आती है कि जब चौधरी साहब पे उतने मतलब संसाधन नहीं थे या आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, तो चौधरी अजीत सिंह जी को उन्होंने जब पढ़ाने के लिए विदेश जाने की बात हुई, क्योंकि वो अपने आप में एक मेधावी छात्र रहे हैं, अपनी जमीन बेच करके उन्होंने वहां उनको पढ़ाने के लिए भेजा, तो ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शिक्षा ही सर्वांगीण विकास कर सकती है। इस पर आपकी क्या दृष्टि? एक उनका एक संस्मरण है जी, बड़ौत का। बड़ौत वो आते हैं और बड़ौत प्राथमिक जो उस दौर में जो प्राथमिक स्कूल है उनके बच्चों में की मीटिंग करते हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची सामने बैठी रहती है उनकी, तो वो छोटी बच्ची को अपने पास बुला लेते हैं। ये उनका स्त्री शिक्षा के बारे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वो उस छोटी बच्ची को बुलाकर पूछते हैं वो दूध पीती है, तो वो बच्ची जो है सर हिला देती है, इनको नहीं। फिर चौधरी साहब उससे फिर पूछ लेते हैं कि बेटा दूध कौन पीता है, तो वो कहते हैं कि दूध तो भाई पीता है। तो तब वहां वो मीटिंग में फिर जो और लोग उपस्थित होते हैं वो उन्हें जो उस टाइम पे जो बालिकाओं और बालकों के बीच का विभेद था उसके बारे में कहते हैं कि भाई ये जो प्रवृत्ति है हमारी जो लैंगिक भेद की है, बेटी में और बेटे में जो हम विभेद करते हैं, ये भी हमारे एक पतन का कारण है। और उन्होंने ये कहा कि हमें बेटी को पढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। बेटियों को अगर हमारे पास विकल्प है, हमारे पास एक बेटा और एक बेटी है और हमारे पास संसाधन इतने ही है कि हम एक बच्चे को पढ़ा सके, तो हम बेटे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे उसकी मनसा हो पढ़ने की या ना हो। बेटी को नहीं पढ़ाएंगे चाहे वो बेचारी कितने भी पढ़ती है। तो चौधरी साहब ने कहा कि यदि हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है, एक व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो वो 3 पीढ़ी शिक्षित होती है और 2 परिवार शिक्षित होते हैं। एक तो वो जहां वो पैदा हुई वो वहां, और एक जहां जिस घर में वो जाएगी वहां। तो उन्होंने कहा कि हमें बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बेटियों की जो शिक्षा थी उस पर विशेष ध्यान दिया। और वो उनके द्वारा जब चौधरी अजीत सिंह जी की बात की जाती है तो चौधरी अजीत सिंह जी की ज्यादातर शिक्षा लखनऊ में ही हुई, क्योंकि चौधरी साहब तब लखनऊ में ही रहा करते थे। तो शायद ये 1966 की बात है। ये भी एक संस्मरण है कि जब उनके द्वारा IIT खड़गपुर से बीटेक कर लिया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में, तो फिर उनको अमेरिका की एक प्रतिष्ठित इसको संस्था है इलिनियोस, वहां MS करने के लिए भेजा जाता है। और ये एक संस्मरण है कि तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे और उसके लिए जो उनकी पैतृक भूमि थी यहाँ भदोले में, उसको उन्होंने सेल किया। ये बिल्कुल सही है। ये शायद डॉक्टर नथन सिंह की एक पुस्तक है उसमें इसको कोट किया गया, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आपने सर पूरा विस्तार से समझाया उनकी पुस्तकों को लेके, उनके लेख को लेकर के। हम चूंकि उनके बौद्धिक विरासत को लेकर के बात कर रहे हैं, तो वो हम अंत में ये जानना चाहेंगे सर कि कैसे वो उनकी जो बौद्धिक विरासत है वो पाठ्यक्रमों का हिस्सा नहीं है, वो आमजन तक नहीं पहुंच रही है, इसके क्या कारण है और कैसे जो है ये प्रयास किए जाएं कि उनकी बौद्धिक विरासत जो इतनी महत्वपूर्ण है,
जीवन के अलग अलग पक्ष को लेकर के, कृषि भूमि को लेकर के, आर्थिक नीति को लेकर के, तो इसमें आपका क्या सुझाव है, क्या दृष्टिकोण है, आपको क्या लगता है कि ये जन तक पहुंचनी चाहिए और कैसे पहुंचे? देखो सुमित जी, जहां तक कैसे पहुंचे, इसका जो एक सरल सा उत्तर है, उसका उत्तर तो आप ही। जी। जैसा आपके जो चैनल चला हुआ है, मैं आपको इसके लिए साधुवाद भी दूंगा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका। और आप इस प्रकार का बौद्धिक चर्चा चौधरी साहब का कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो सार्थक वो बातें हैं और सार्थक जो आपकी पाठशाला के माध्यम से आप विचार प्रसारित कर रहे हैं, तो वर्तमान में ये कि प्रचारित कैसा होगा, तो ये एक बेहतर माध्यम है आपका। दूसरा, इसका जो एक तरीका है वो ये भी है कि चौधरी साहब का जो कार्य किए गए हैं और जो उनका जो अकादमिक जो उनके द्वारा लेखन किया गया है, उस पर रिसर्च होती रहे, विश्वविद्यालयों में होती रहे, स्कूल कॉलेजेस में होती रहे। और वो जैसे उनकी पुस्तक जैसे शिष्टाचार है या इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया है, जैसे अगर भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाई जाती है विश्वविद्यालयों में, तो ये हार्वर्ड की तरह यहाँ भी उनका रेफरेंस बुक हो सकती है। और विश्वविद्यालयों में मैं आपसे बताऊं कि मैं कई बार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गया, ये उन्हीं के नाम से है। और विडम्बना ये है कि हम एक बार वाइस चांसलर से भी मिले पिछले दिनों, और आपके लाइब्रेरियन से भी मिले, और उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ पुस्तकें हैं चौधरी साहब की। मुझे लगा वो सारी पुस्तकें भी नहीं है, तो हमने कहा कि भाई ये उनके नाम से विश्वविद्यालय है, तो वहाँ कम से कम एक कॉर्नर होना चाहिए उनके नाम से, चौधरी चरण सिंह ग्रंथ या चौधरी चरण सिंह पुस्तक माला, इस प्रकार से ग्रंथ पुस्तकें हों, वो सारी पब्लिश हो। उन पर जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, बहुत प्रामाणिक जीवनियाँ लिखी गई हैं, उनके समूह तमाम पुस्तकें वहाँ हो, तो बच्चों में जिज्ञासा आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण काम आप कर ही रहे हैं। ये आपका आभार है सर। और अंत में सर एक क्वेश्चन और बनता है कि हम छपरोली में आज आपसे बात कर रहे हैं, ये महाविद्यालय छपरोली में स्थित है और चौधरी चरण सिंह जी के नाम से छपरोली को जाना जाता है। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, बौद्धिक विमर्श की बात कर रहे हैं, तो छपरोली में लगातार उस परिवार का नाता रहा है, आज भी वो लगातार जुड़े हुए हैं। हम अगर महाविद्यालय के प्रांगण की यहाँ बात करें और जो आसपास के लोग बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ किस स्तर पर प्रोग्रेस हुई है और कैसे समाज के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर यहाँ संस्थान स्थापित है? और सुमित जी, चौधरी अजीत सिंह भी एक पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ थे, और हिंदुस्तान में उनके जितने पढ़े लिखे कुछ ही राजनीतिज्ञ हुए। उनके द्वारा इस महाविद्यालय चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको पढ़ाई का अवसर प्राप्त हो। ये बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ जमुना बहती है और आसपास कोई इस प्रकार की संस्थाएं भी नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे आज इस कॉलेज का विस्तार की स्थिति ये है कि चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देशन में महाविद्यालय में पीजी की बिल्डिंग बन रही है, कॉमर्स की संकाय खुल रहा है और साइंस संकाय खुल रहा है। और जब चौधरी जयंत सिंह जी भारत सरकार में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री बने, स्वतंत्र प्रभार, तो उनके द्वारा महाविद्यालय में 2 लैब स्थापित कराई गई। एक आईटी की है और एक है 3D एनिमेटर की। और इसका मकसद एक ये भी है कि केवल आप ट्रेडिशनल शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, आप उनको तकनीकी रूप से भी सशक्त कर रहे हैं। तो प्रत्येक जो लैब बनी हुई है, वो अत्याधुनिक जो आपके कंप्यूटर है, वहाँ उसमें कंप्यूटर है, आपका इंटरैक्टिव पैनल है, और दिल्ली से उसमें ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। उसमें बच्चियों को रोजगार, जब यहाँ 7 महीने का सर्टिफिकेट देगी, उनका एक अंग है NSDC, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, उसके द्वारा यहाँ एस्टेब्लिश की गई है, उनके मंत्रालय का जो वो अंग है, तो वो 7 महीने का सर्टिफिकेट देते। चौधरी चरण सिंह जी के जो परिवार का कंसर्न है, चौधरी जयंत सिंह जी के वर्तमान में, वो ये है कि उन्हें केवल शिक्षा ही ना दी जाए, उनको रोजगार से भी जोड़ा जाए। उनका जो सिद्धांत है वो छपरोली के इस कॉलेज में फलीभूत होता हुआ आप देख रहे हैं। और अभी आप कॉलेज प्रांगण में आप स्किल ऑन व्हील्स देख रहे हैं जी, रथ पर कौशल जी। इसमें भी प्रत्येक बस में 25-25 कंप्यूटर रखे हुए हैं, लैपटॉप, और ये इलाके में घूमते हैं जी। और ये जो जैसे मतलब इंटर कॉलेज में जाते हैं, डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ प्रिंसिपल के माध्यम से वो चुनाव कर लेते हैं कि किन 25 बच्चों को वो कंप्यूटर की एलिमेंट्री शिक्षा दी जा रही है, तो इसके माध्यम से भी बच्चों को जिज्ञासा बढ़ाई जाए। तो जो ये प्रयास है, ये भारत सरकार के माध्यम से, उनके निर्देशन से जो छपरोली में चल रहा है, तो क्षेत्र की जनता के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही मतलब एक प्रकार से सार्थक है। और मुझे लगा है कि ये पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, और हम तो ये कामना करेंगे कि पूरे देश में छात्रों को स्किल बनाया जाए, उनको रोजगार प्राप्त हो। तो इस प्रकार से चौधरी साहब के जो स्वप्न है उसको साकार कर रहे हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। और मैं आपसे बताऊं कि ये जो 2 लैब हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे देश में सबसे पहले हमारे यहाँ स्थापित की गई।
ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐसे रिमोट एरिया में इस प्रकार की संस्था, इस प्रकार की लैब खोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, आपने विस्तार से चौधरी चरण सिंह की जो बौद्धिक विरासत है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों साथियों, अगर आपको चौधरी चरण सिंह जी की बौद्धिक विरासत से संबंधित, उनकी पुस्तकों से संबंधित और अधिक विस्तार से जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम विस्तार से सर से फिर निवेदन करेंगे। हर पुस्तक पर अलग से एक चर्चा हो सकती है, आपके सुझाव आते हैं उसमें। और निश्चित रूप से जब चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं कि शिक्षा से जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, तो ये महाविद्यालय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर स्थापित है। और जैसा सर ने बताया कि यहाँ पहले ये लैब जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित है, और मुझे सर ने जानकारी दी है कि केवल जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां उनके लिए ये कोर्स है। अगर कहीं यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो ये बहुत महंगा कोर्स है, ये भारत सरकार द्वारा उनको मुफ्त में कराया जा रहा है, निःशुल्क कराया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है और चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को आगे महाविद्यालय बढ़ा रहा है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी।